देखिएगा, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले थोड़ा सा हमें कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट को समझना पड़ेगा। लिखना नहीं है आपको, पहले सुनना है, फिर मैं जहां से टॉपिक स्टार्ट करूंगा वहां से आपको लिखना रहेगा। देखिए ये क्या है, ये एक फैक्ट्री है। फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटी इनकर्ड होती है और एक फाइनल प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है। नाउ द पॉइंट इज, हमें उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ खर्चे करने पड़ते हैं। देखिए क्या होता है, जब कोई भी प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करते हो तो आपको दो तरह की बेसिक कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ती है। बिल्कुल धीरे धीरे और आराम से मेरी बात को सुनना। जब भी आप किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी में लगते हो तो आपको उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या लगानी पड़ती है, कॉस्ट लगानी पड़ती है। कॉस्ट को बेसिकली दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट और एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट, मुझे एक सिंपल सी बात बताना। पहले तो अगर अपन एक रॉ मटेरियल की बात करें, फिर अपन बात करें लेबर। लेबर, मुझे बताओ, क्या किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो रॉ मटेरियल है वो डायरेक्टली प्रोडक्शन के लिए यूज होगा या नहीं होगा? यानी डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन बोलोगे या नहीं बोलोगे? जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये कैलकुलेटर बनाना है, तो इस कैलकुलेटर को बनाने में जो मटेरियल लाऊंगा क्या वो स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर द कैलकुलेटर होगा? हाँ। यानी डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी होगा। लेबर, लेबर को अगर मैंने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगाया तो क्या वो लेबर भी डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन होगी? मैंने रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस किया अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, फिर मैंने लेबर अपॉइंट की, ताकि यहां पर क्या हो सके, एक प्रोडक्शन एक्टिविटी हो सके। और फिर मैंने कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगाए। फिर मैंने कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगाए। सर जी डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या हो गया? देखिएगा अभी उस पर बात करते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऐसे एक्सपेंसेस which can be identified directly for a product or for any particular services। यानी मैं ये बोलूं कि कोई भी ऐसा खर्चा जिसको आप उस प्रोडक्शन एक्टिविटी से डायरेक्टली कोरिलेट कर सकते हो, उन खर्चों को क्या बोला जाता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोला जाता है। जैसे
मान लीजिए मुझे ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाना है, इसको बनाने के लिए ही एक मशीन किराए पर लानी पड़ेगी। अब उस मशीन का जो किराया दूंगा, क्या वो खर्चा डायरेक्टली इसी प्रोडक्ट से रिलेटेड है या नहीं है? है। तो वापस से सुनना, मुझे अपनी फैक्ट्री में एक प्रोडक्शन एक्टिविटी करनी है। उस प्रोडक्शन एक्टिविटी में डायरेक्टली मैंने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगाया, फिर मैंने लेबर को अपॉइंट किया उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए, फिर मैंने कुछ खर्चे लगाए जो कि डायरेक्टली यूज होंगे उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन एक्टिविटी पर। इन सभी खर्चों को बोला जाता है डायरेक्ट कॉस्ट। इन सभी खर्चों को क्या बोला जाता है? डायरेक्ट कॉस्ट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डायरेक्ट कॉस्ट की क्या डेफिनेशन दोगे, तो डायरेक्ट कॉस्ट मींस कॉस्ट which are directly related to any particular product or for providing the services। कोई भी ऐसी कॉस्ट जो डायरेक्टली किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के काम आ रही है या डायरेक्टली सर्विसेज प्रोवाइड करने के काम आ रही है, उस कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। रॉ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और जितने भी ऐसे खर्चे हैं जो कि डायरेक्टली एक प्रोडक्ट पर लगते हैं, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट। आइएगा, अब बात करता हूं कुछ और बातों की, ध्यान से सुनना। ये जो फैक्ट्री बिल्डिंग है, इस फैक्ट्री बिल्डिंग में ही, ध्यान से सुनना, मेरा प्रोडक्शन भी होता है और यहां पर मेरा एक ऑफिस भी बना हुआ है। अब मुझे ये बताओ, इस पूरी फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, क्या इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली केवल और केवल आप प्रोडक्ट से रिलेटेड बोल सकते हो क्या? नहीं। पूरी फैक्ट्री प्रीमाइसेस, ध्यान से सुनना, पूरी फैक्ट्री प्रीमाइसेस में एक मीटर लगा हुआ है और उस मीटर में रीडिंग के अकॉर्डिंग एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है। तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड है या वो कई चीजों से रिलेटेड है? क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन भी हो रहा है, यहाँ मेरा ऑफिस भी है और बाहर लाइटिंग्स भी लगी हुई है रात में जलाने के लिए, रोशनी के लिए। तो क्या आपको लगता है कि वो ऐसा खर्चा है जो कंबाइंड बेसिस पर पूरी फैक्ट्री में हो रहा है? हाँ, बट सर है ना, जैसे वो तो मतलब उस पर्टिकुलर चीज को बनाने के लिए हो रहा है ना, मतलब। और बनाने के लिए थोड़ी हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी। मतलब उस अब जैसे मशीन है, मशीन रन करेगी तो वो इलेक्ट्रिसिटी तो पावर होती है, मशीनों को चलाने के लिए अच्छा, पावर काम हाँ में ली जाती है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है हमारी जनरली ट्यूबलाइट, एसी, हाँ। फैन, ये जो लगे हुए होते हैं। मशीनें इनसे नहीं चलती। मशीनों को चलाने के लिए जो चाहिए वो क्या कहलाती है? जनरली हम उसको टर्म हाँ, क्या यूज करते हैं? पावर। पावर। ठीक है। हाँ सर। हाँ, अभी मैं बात कर रहा हूं वो इलेक्ट्रिसिटी जो कॉमनली इस फैक्ट्री में यूज हो रही है, बट खर्चा तो हो रहा है ना। अच्छा चलो और बात करते हैं। मान लो मैं आपको ये बोल रहा हूं, मैंने इस पूरी फैक्ट्री का इंश्योरेंस करवा रखा है, तो मुझे बताओ, क्या वो इंश्योरेंस प्रीमियम, क्या वो इंश्योरेंस प्रीमियम केवल प्रोडक्शन से रिलेटेड है या पूरी फैक्ट्री में होने वाले हर काम से रिलेटेड होगा? हर काम से रिलेटेड यानी होगा। मैं इसको ऐसे बोलूं आपको कि मान लो जो प्रोडक्शन होता है वहां पर भी मेरे 3 डिपार्टमेंट हैं अलग अलग। ये P1, ये है P2, ये है P3। हो सकता है ना अपन मल्टी प्रोडक्ट बना रहे हो, मल्टी डिपार्टमेंट हो अपने यहाँ पर। अच्छा मुझे वापस से एक बात बताओ, अब मैंने बात की इंश्योरेंस, बताओ इंश्योरेंस मैंने करवाया, तो क्या वो केवल P1 का करवाया, केवल P2 का करवाया या P3 का करवाया, या मैंने पूरी फैक्ट्री का करवाया? पूरी फैक्ट्री का।
पूरी फैक्ट्री का करवाया तो पूरी फैक्ट्री में तो कई चीजें हैं, तो क्या इंश्योरेंस का खर्चा डायरेक्टली किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं। आइए और बात करते हैं। मैंने क्या किया हुआ है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैंने इस पूरी फैक्ट्री के लिए सुपरवाइजर अपॉइंट किया हुआ है। वो सुपरवाइजर P1 में भी काम सुपरवाइज करता है, P2 को भी सुपरवाइज करता है, P3 को भी सुपरवाइज करता है। तो क्या इसकी सैलरी किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर डाल सकते हो क्या? नहीं। तो क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का मीनिंग समझा दिया मैंने आपको। डायरेक्ट कॉस्ट का मीनिंग आप क्या बोलोगे? वो कॉस्ट जिसे आप डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर सर्विसेज के रेस्पेक्ट में देख सकते हो, उस कॉस्ट को तो हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। लेकिन ऐसी कॉस्ट जिसे आप क्या नहीं कर सकते, आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर, तो उस कॉस्ट को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाएगा उसे? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट। कॉस्ट तो ये भी लग रही है, क्या प्रोडक्ट की कॉस्ट में ये सब भी इंक्लूड होगा? हाँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब आप समझिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये तो कहला रही है आपकी डायरेक्ट कॉस्ट, और ये कहला रही है आपकी, तो हाँ जी बोलिए। इलेक्ट्रिसिटी और ये तो ऐसे एक तरीके से फिक्स्ड कॉस्ट हुई ना। फिक्स कॉस्ट क्यों हुई? इलेक्ट्रिसिटी जानते हो सेमी वेरिएबल होती है, जितना कंज्यूम करोगे उतना आएगा और एक फिक्स्ड रेंट आएगा। अच्छा। और प्लस मैंने अभी फिक्स्ड और वेरिएबल की तो बात ही नहीं की मैंने, नहीं, मेरे खर्चा को तो हो डाउट ही रहा आया। है ना। चलो अगर फिक्स्ड भी हो रहा है तो क्या फिक्स्ड भी खर्चा तो है ना। लेकिन मैं हाँ। तो ये बोल रहा हूं, मेरा यहां इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्ट है वो ये है, क्या मेरी गिवन कॉस्ट किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफाइड हो सकती है, या मेरी कॉस्ट उस प्रोडक्ट के साथ क्या नहीं हो सकती है, पर्टिकुलरली आइडेंटिफाइड नहीं हो सकती है। जैसे मान लो मटेरियल है, अब अगर मैं P2 में, मैं जो P2 प्रोडक्ट बना रहा हूं, क्या उसका मटेरियल P3 से अलग होगा कि नहीं होगा? होगा। तो डायरेक्टली P2 पर चार्ज होगा कि नहीं होगा? हम्म। बिल्कुल होगा। जो लेबर P2 को बनाने में लगी हुई है, क्या वो डायरेक्टली रिलेटेड टू P2 है? है। अगर कोई लेबर P1 को बना रही है तो क्या वो डायरेक्टली रिलेटेड टू P1 है? हाँ। अगर मैंने कोई खर्चा डायरेक्टली P2 के लिए ही किया है, केवल और केवल मैंने P2 पर कोई खर्चा किया, जो डायरेक्टली बता पा रहा हूं कि हाँ ये खर्चा केवल P2 प्रोडक्ट के लिए हो रहा है, तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस प्रोडक्ट की जो टोटल कॉस्ट होती है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक तो कहलाती है डायरेक्ट कॉस्ट और एक कहलाती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। बताओ पहले तो क्या ये दोनों मीनिंग बिल्कुल क्लियर है? हाँ सर। आओ अब आगे बात करता हूं। जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं उनको एक नाम दिया जाता है जिन्हें हम बोलते हैं ओवरहेड्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं? ओवरहेड। ओवरहेड। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं, द टोटल ऑफ ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट इज नोन एज ओवरहेड। जितनी भी किसी भी प्रोडक्ट में या किसी भी सर्विसेज में मेरी इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड हो रही है, उन सभी इनडायरेक्ट कॉस्ट को मिलाकर मैं एक नाम दे सकता हूं जिसे हम क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स बोलते हैं। आइएगा अब अपन बात करते हैं, जरा अपन ने ये सब क्यों पढ़ा। देखिएगा आपके कोर्स में इन सभी पर चैप्टर्स डाले हुए हैं। सभी पर चैप्टर्स डालने का मतलब क्या है? जब आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल खरीदते हो
तो आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट लगती है। इस कॉस्ट को समझने के लिए आपके सिलेबस में एक चैप्टर डाला गया है, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। जितनी भी लेबर आपने अपने प्रोडक्ट्स को बनाने या सर्विसेज को प्रोवाइड करने में लगाई हुई है, उसको समझने के लिए आपके यहां पर एक चैप्टर जोड़ा गया विच इज कॉल्ड लेबर कॉस्ट। क्योंकि जब आप लेबर को अपॉइंट करते हो तो आपको उसे वेजेस देनी पड़ती है, कई बार बोनस देने पड़ते हैं, कई बार लेबर ने गलत काम किया तो पेनल्टी चार्ज होती है, प्लस लेबर को पेमेंट कैसे कर रहे हो, किस तरह से लेबर का टाइम रिकॉर्ड होता है। लेबर से रिलेटेड सभी बातों के लिए एक सेपरेट चैप्टर हमारे कोर्स में जोड़ा गया विच इज कॉल्ड लेबर कॉस्ट कंट्रोल। फिर जो खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जो खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं, उनका ट्रीटमेंट बताने के लिए आपके सिलेबस में CAS 10 का एक चैप्टर जोड़ा गया, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। यानी इस पर्टिकुलर आइटम को कैसे आप डील करोगे, इसका भी एक चैप्टर जोड़ा गया। हम अलग अलग पढ़ेंगे सारे चैप्टर। एक चैप्टर पढ़ेंगे रॉ मटेरियल की कॉस्ट को लेकर, एक चैप्टर पढ़ेंगे लेबर की कॉस्ट को लेकर, एक चैप्टर पढ़ेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेकर, और एक चैप्टर हमारे यहां क्या जुड़ा, ओवरहेड्स का चैप्टर जुड़ा, यानी इनडायरेक्ट कॉस्ट। और इस चैप्टर के साथ भी एक अकाउंटिंग जुड़ी, CAS 3। सर ये CS क्या होते हैं, अभी हम इस पर भी बात करेंगे। इसी के साथ साथ लेबर के साथ भी आपके कोर्स में लेबर से रिलेटेड एक CAS जोड़ा गया जो था CAS 7, और रॉ मटेरियल से रिलेटेड भी आपके पास क्या जोड़ा गया, एक CAS जोड़ा गया। यानी इसकी भी कॉस्ट को लेकर कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए, जिसका था CAS 6। यानी अब देखिएगा, हमें 4 चैप्टर इंक्लूडिंग उनके कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अब कवर करना है। मटेरियल कॉस्ट कैसे इनकर्ड होती है, कैसे उसे हम कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या बातें हमें उसमें करनी है, और उससे रिलेटेड एक स्टैंडर्ड पढ़ेंगे। लेबर में क्या क्या इंक्लूड होता है, लेबर का पेमेंट कैसे निकाला जाता है, और उससे रिलेटेड भी हम एक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने वाले हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है, और उससे रिलेटेड भी हम एक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने वाले हैं। और इनडायरेक्ट कॉस्ट जिसे हम ओवरहेड कहते हैं, उसमें क्या क्या आता है, और उसकी अकाउंटिंग के लिए हम पढ़ने वाले हैं CAS 3, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। यानी अब बेसिकली आपको जो पढ़ना है वो 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने हैं, और साथ ही साथ इनके हर एक ट्रीटमेंट को समझना है। ये बेसिकली 4 चैप्टर हैं आपके अलग अलग। तो देखिएगा, मैंने सबसे पहले बात की आपके साथ 2 तरह की कॉस्ट किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज में लगती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। अभी लिखेंगे अपन सारी बातों को, पहले मैं जरा ये समझा दूं कि अब हम पढ़ने क्या वाले हैं। आने वाले दिनों में हम ये 4 चैप्टर पढ़ने वाले हैं, और इन 4 चैप्टर्स को मिलाकर मैं आपका ये भी लिख देता हूं, आपके स्टडी मटेरियल में एक पूरा स्टडी नोट बनाया हुआ है। स्टडी नोट नंबर 2, जिसका नाम इन्होंने दिया है कॉस्ट एलिमेंट्स। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। और अगर इन चारों चैप्टर की मैं बात करूं तो अप्रोक्स 4 चैप्टर ये मिलाकर
आपके एग्जाम में लगभग लगभग 30 से 40 मार्क्स कवर करेंगे। पूरा ये स्टडी नोट नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। जो हम स्टडी नोट नंबर 2 की बात कर रहे हैं, प्लस इसमें कुछ और भी बातें हैं, ये अप्रोक्स आप मान के चलिए 30 नंबर आपका कवर करेगा। तो मैं एक रेंज डाल देता हूं, 25 मार्क्स से लेकर और 30 मार्क्स का टॉपिक कवरेज आप पढ़ने वाले हो। और एज पर अवर स्टडी मटेरियल इसका नाम दिया गया है व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट। किसी भी प्रोडक्ट के लिए या किसी भी सर्विसेज के लिए जो कॉस्ट इनकर्ड होती है, उन कॉस्ट के एलिमेंट क्या क्या हैं एंड उनकी अकाउंटिंग कैसे की जाने वाली है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट करेंगे हम अपना जो इनडायरेक्ट कॉस्ट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। मैं मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस सब कुछ डिस्कस करूंगा। ईच एंड एवरी पार्ट इज अ सेपरेट फ्रॉम अनदर। तो सबसे पहले हम जो पार्ट स्टार्ट करेंगे वो है किसी भी प्रोडक्ट और किसी भी सर्विसेज में लगने वाली इनडायरेक्ट कॉस्ट या ओवरहेड्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कि किस तरह से ओवरहेड्स का ट्रीटमेंट आप अपने कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स में करने वाले हैं। तो बताइए, मेरी बात यहां तक की समझ आ गई आपको? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब आप पढ़ने वाले हैं, ये कुछ लगभग 15-20 दिन, 25 दिन, जिसमें हम ये सारी बातें एक साथ कवर करेंगे। हर टॉपिक अलग होगा, लेकिन हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो यानी अगर मैं आपसे बात करूं, तो देखिएगा, टॉपिक्स कवर्ड। अब आप इसको लिखना चालू कर सकते हैं। आप बनाना चाहें तो ये डायग्राम भी बना लें। हेडिंग स्टडी नोट नंबर 2 डालेंगे, जिसको मैं अलग अलग चैप्टर में बाइफिकेट करने वाला हूं। टॉपिक्स कवर्ड अंडर स्टडी नोट 2। टॉपिक्स कवर्ड अंडर स्टडी नोट 2। चैप्टर 1, मटेरियल कॉस्ट। ब्रैकेट में डाल देंगे CAS 6। और CAS की फुल फॉर्म क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसके बाद हम जाएंगे चैप्टर 2, हमारे पास है एम्प्लॉय कॉस्ट या लेबर कॉस्ट। और साथ ही साथ इसमें हम कवर करेंगे हमारा CAS यानी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। फिर चैप्टर 3 हमारे पास है
डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो CAS 10 के साथ साथ कवर होता है, और एक हमारे पास है चैप्टर नंबर 4 जो है ओवरहेड्स। और जिसके साथ कवर होगा CAS 3 यानी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। तो ये सारे टॉपिक हैं जो हम इस पर्टिकुलर स्टडी नोट में पढ़ने वाले हैं। बताइए, एक ओवरव्यू क्या आप सभी लोगों को समझ आ गया? मैंने आपको क्या बोला, मैं एक बार फटाफट समराइज करूं। आप अगर किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी में लगे हुए हैं, या अगर आप किसी भी प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो यू हैव टू इनकर सम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और कॉस्ट ऑफ सर्विसेज। प्रोडक्ट को बनाने की भी आपकी कॉस्ट लगेगी और सर्विसेज को प्रोवाइड करने में भी आपकी कॉस्ट लगेगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और कॉस्ट ऑफ सर्विसेज कैन बी डिवाइडेड इन 2 बेसिक पार्ट। किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट या किसी भी सर्विसेज की कॉस्ट को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट और एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है कि जब हम ऐसी कॉस्ट इनकर्ड करते हैं जिस कॉस्ट का डायरेक्ट रिलेशन होता है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज से, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। और जानते हो, इस डायरेक्ट कॉस्ट का एक और नाम होता है प्राइम कॉस्ट। अगर आपको थोड़ा बहुत बचपन याद हो अपने फाउंडेशन का, तो मटेरियल प्लस लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ के ही आपका एक टर्म आती थी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट। हाँ सर। तो यानी डायरेक्ट कॉस्ट इज आल्सो नोन एज प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट इज आल्सो नोन एज प्राइम कॉस्ट। इसे प्राइम कॉस्ट भी बोला जाता है। क्लियर? तो यानी कॉस्ट को हम 2 ब्रॉडली पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक डायरेक्ट कॉस्ट होती है, एक इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। डायरेक्ट कॉस्ट में बेसिकली 3 एलिमेंट्स होते हैं: रॉ मटेरियल एलिमेंट, डायरेक्ट लेबर एलिमेंट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस एलिमेंट। इनके अलावा जितनी भी कॉस्ट लगती हैं वो सभी कॉस्ट क्या कहलाती हैं? इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाती हैं। और इनडायरेक्ट कॉस्ट को ही हम क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स बोलते हैं। तो आइए हम सबसे पहले इसी बात को पॉइंट नंबर 1 में डालेंगे। अच्छा, अब आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले चैप्टर नंबर 4, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस पूरे स्टडी नोट में। ओवरहेड्स। चैप्टर 4 overheads, which is basically related to CAS 3। लिखें पॉइंट नंबर 1, total cost of any product, total cost of any product or service,
total cost of any product or service can be divided in two parts. किसी भी प्रोडक्ट की और किसी भी सर्विसेज की कॉस्ट को हम क्या कर सकते हैं, हम दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, हम उसे दो पार्ट में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा सर, कौन कौन से होंगे वो दो पार्ट? एक होगी डायरेक्ट कॉस्ट और एक होगी इनडायरेक्ट कॉस्ट। एक तो होगी आपके पास डायरेक्ट कॉस्ट और एक होगी आपके पास इनडायरेक्ट कॉस्ट। Direct cost means cost direct cost means cost which can be directly allocated directly related to any particular cost object to any particular cost object ऑब्लिक कॉस्ट यूनिट। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब है वो कॉस्ट जो डायरेक्टली किसी कॉस्ट ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होगी। मैं वर्ड कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि कॉस्ट ऑब्जेक्ट में सब आ गया। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं तो मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि जिसकी हमें कॉस्ट ढूंढनी है। हो सकता है वो एक प्रोडक्ट हो सकता है वो एक प्रोडक्ट के बाद क्या हो सकती है, सर्विस हो सकता है वो एक मेरा पूरा डिपार्टमेंट हो। तो इसलिए मैंने केवल प्रोडक्ट नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा, डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट है जो डायरेक्टली किसी कॉस्ट ऑब्जेक्ट पर चार्ज हो जाती है या किसी कॉस्ट यूनिट पर चार्ज हो जाती है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट का बेसिक मतलब होता है जिसकी हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। समझने के लिए आप चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं कि कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है जिसकी आपको कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। अगर मुझे प्रोडक्ट P1 की कॉस्ट निकालनी है तो P1 इज माई कॉस्ट ऑब्जेक्ट। अगर मुझे मान लीजिए मेरे द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली किसी सर्विसेज की कॉस्ट निकालनी है तो वो सर्विस मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट होगा। मान लो मेरे यहां पर 3 अलग अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं, 3 अलग अलग प्रोडक्ट में बनाता हूं, P1 P2 P3। मैं ये चाहता हूं कि मैं पूरे P1 की कॉस्ट निकालूं, तो P1 इज द कॉस्ट ऑब्जेक्ट। P1 is the cost object, यानी द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज जिसकी आपको कॉस्ट कैलकुलेट करनी है उसी को मैं नाम दे रहा हूं कॉस्ट ऑब्जेक्ट। इट कैन बी अ प्रोडक्ट, इट कैन बी अ सर्विस, इट कैन बी अ सेंटर, इट कैन बी अ डिवीजन, इट कैन बी अ डिपार्टमेंट, कुछ भी हो सकता है। तो हमने यहां पर एक टर्म यूज की कॉस्ट ऑब्जेक्ट। आगे बार बार कई जगहों पर ये टर्म यूज आएगी, इसलिए मैं आपको यही समझा रहा हूं
कि कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिसकी कॉस्ट मुझे ढूंढनी है। मेरा ऑब्जेक्ट है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, पर्टिकुलर सर्विस की, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की, पर्टिकुलर सेंटर की, डिवीजन की कॉस्ट को ढूंढना। उसी को मैं बोलता हूं कॉस्ट ऑब्जेक्ट या कॉस्ट यूनिट। तो डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट है जो डायरेक्टली रिलेटेड है किसी पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट से या किसी पर्टिकुलर कॉस्ट यूनिट से। अच्छा, फुल स्टॉप लगा के आप ऐसे भी लिख सकते हो, टोटल ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट is also known as prime cost। ठीक है, इसको आप हाईलाइट कर लेना, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है। ठीक है, तो जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट होती हैं उसके टोटल को हम क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट का नाम देते हैं। एग्जाम्पल में हम बात करें तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हाँ जी बिल्कुल, ये जो चैप्टर हैं आपके, 4 टॉपिक जो हैं, इसमें बहुत सारी थ्योरी भी है आपकी और बहुत सारा प्रैक्टिकल पार्ट भी है। तो हम हर एक चीज को कवर करेंगे, जो भी थ्योरी कवरेज है और जो भी प्रैक्टिकल कवरेज है। टाइम लगेगा इन 4 टॉपिक में, लेकिन आप ये मानो कि ये 4 टॉपिक होते ही अप्रोक्स आपका 60 to 70% कोर्स खत्म। तो यानी डायरेक्ट कॉस्ट ऑल्सो नोन एज प्राइम कॉस्ट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें एग्जांपल में मैंने ले लिया कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लग रही है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लग रही है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरे लग रहे हैं। लिखें पॉइंट नंबर 3। लिखिएगा इनडायरेक्ट कॉस्ट मीन्स कॉस्ट which cannot be identified with any particular product। Indirect cost means cost which cannot be identified with any particular product। All indirect cost
known as ओवरहेड्स। ये लीजिए, इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब है वो कॉस्ट जिसे आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, और इन सभी कॉस्ट को क्या बोला जाता है? ओवरहेड्स बोला जाता है। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। लीजिएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी विच आर नॉट यूज्ड डायरेक्टली, तो उसी चीज को मैं क्या बोल रहा हूं? इनडायरेक्ट कॉस्ट बोल रहा हूं। और इनडायरेक्ट कॉस्ट को ही मैं क्या नाम दे रहा हूं? ओवरहेड्स का नाम दे रहा हूं। तो हमारा ये जो चैप्टर है अब वो प्रॉपरली किस पर बेस्ड हो गया? वो प्रॉपरली हमारे पास इनडायरेक्ट कॉस्ट या ओवरहेड्स पर बेस्ड हो जाएगा। लिखे पॉइंट नंबर 4, as per CAS 3, overheads, as per CAS 3, overheads comprises cost of indirect material, indirect labor, and indirect expenses. Overhead comprises cost of indirect material, indirect labor, and indirect expenses which are not directly identifiable, which are not directly identifiable to any cost object. लीजिए, जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है उसने एक डेफिनेशन दी कि ओवरहेड्स का मतलब होगा इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि नॉट डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल टू एनी कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ये किसी भी पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर आइडेंटिफाइड नहीं किए जा सकते, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? ओवरहेड्स बोलेंगे।